हरिया अपने किस्मत को कोस ही रहा था, तभी एक घायल चिड़िया उसके पास आकर गिरती है, जिसकी आंखों से आंसू और शरीर से खून निकल रहा था। उसे दर्द में देखकर हरिया को काफी बुरा लगता है और वो अपने गमछे को फाड़कर उसके चोट पर बांध देता है। चिंता मत करो नन्ही चिड़िया, मैंने तुम्हारी चोट पर अपना गमछा बांध दिया है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं वहां तुम्हें खाना और अपनी दवाइयां दूंगा। मैं एक किसान हूँ और एक किसान किसी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर हरिया उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है। इसके बाद आशा उस चिड़िया के सामने एक छोटी सी कटोरी में पानी और खाना रखती है, जिसे खाने के बाद चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो हरिया और आशा से कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और मेरा पेट भरा। मुझे नहीं पता, पर मेरे आंसू बहुत कीमती हैं। वे भी जादुई हैं। जब मैं तुम्हारे उस बंजर खेत पर चोट खाकर गिरी, तब मेरे आंसू की कुछ बूंदें तुम्हारे खेत पर भी गिर गई थी। तुम जाकर अपना बंजर खेत देखो, वहाँ पर हरी भरी फसल हो गई होगी। याद रखना, वो खेत जादू का है, तो अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसा अद्भुत चमत्कार है जी, ये चिड़िया बोल रही है। पर चिड़िया रानी, तुम कहाँ से आई हो? कौन हो? वो जादुई चिड़िया आशा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहां से उड़कर चली जाती है। आखिर ये कैसा चमत्कार था? क्या वो चिड़िया सच में जादुई थी या ये कुछ और ही था? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पहले। गरीब आशा अपने पति हरिया के साथ अपनी झोपड़ी में सो रही थी। तभी अचानक रात को तेज बारिश होने लगती है। तेज बिजली कड़कने की आवाज के साथ बारिश इतनी तेज होती है कि उनके घर की छत टपकने लगती है, जिस वजह से आशा की आंख खुल जाती है। अजी देखिए, हमारे घर की छत टपक रही है। मैंने आपसे कहा था कि छत की मरम्मत करवा लो। इस साल हम इस बरसात के मौसम में कैसे अपने दिन गुजारेंगे? हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही सेठ के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे लेकर अपने छत की मरम्मत करवाऊंगा। सारी रात बारिश होती है, जिस वजह से आशा और हरिया सो नहीं पाते। जहां से छत टपक रही होती है, वहां बर्तन लगाकर दोनों पति पत्नी घर के कोने में बैठकर बस रात बीतने और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही हरिया सेठ के पास जाता है। मालिक, मेरे घर की छत पूरी तरह से टूट गई है। अगर इस साल घर की मरम्मत नहीं करवाई तो मेरे सिर से छत भी चली जाएगी। आपसे विनती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दें। मैं 2 महीने के अंदर आपके सारे पैसे चुका दूंगा। हरिया, घर की मरम्मत 10 रुपए में नहीं होगी। इसके लिए कम से कम तुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे ही तो तुझे नहीं दूंगा। इसके बदले में तू मुझे अपनी कोई चीज गिरवी रख। मालिक, मैंने कुछ एफडी और अपने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। 2 महीने में वे आ जाएंगे। पर फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपने खेत के पेपर आपके पास गिरवी रख देता हूँ। अब की ना तूने काम की बात। चल, अपने खेत के पेपर लेकर आ। तब तक मैं 1 लाख निकाल कर रखता हूँ। हरिया बिना कोई देरी किए घर जाता है और वहां से अपने खेत के पेपर लेकर सेठ के पास आता है। वो उन्हें गिरवी रखकर सेठ से 1 लाख रुपए ले लेता है और एक हफ्ते के अंदर हरिया अपने घर की मरम्मत करवा लेता है। आज देखिए, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पर हमारे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब हम बुढ़ा बुढ़िया की सारी टेंशन खत्म हो गई। हमारी दोनों बेटियां भी शादी करके चली गई और हमारे घर की मरम्मत भी हो गई। अब जब तक हम जिंदा रहेंगे, इस घर में चैन से रह सकेंगे। घर की मरम्मत होने के बाद हरिया और आशा चैन से रहते हैं। 2 महीने के बाद हरिया अपने बैंक से अपनी पाई पाई निकालकर सेठ को देने जाता है, पर सेठ हरिया को उसका खेत वापस नहीं देता। अरे हरिया, ये तो 1 लाख रुपए हैं। तूने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, वो भी ब्याज पर। ब्याज जोड़कर 2.5 लाख हो गए। 1.5 लाख तो अब भी कम है। 2 महीने में तू पूरे पैसे नहीं दे सका, इसलिए अब तेरा खेत मेरा हुआ। मालिक, आप बेईमानी कर रहे हैं।
मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे। 2 महीने के टाइम पर आपने ब्याज नहीं मांगा था। मुझे मेरा खेत दे दो मालिक। वो छोटा सा खेत ही है मेरा, जिस पर काम करके मैं अपना और अपनी बीवी का पेट भर पा रहा हूँ। रामू, विनोद, कहाँ मर गए तुम सारे के सारे नौकर? इस गरीब किसान को धक्के मारकर यहाँ से निकालो। मुझे झूठा और बेईमान कह रहा है। बड़ा आया खेत वाला। मैंने तुझे कुछ पेपर पर साइन करवाए थे। खुद को तो पढ़ना आता नहीं। पकड़ ये पेपर, बाहर किसी से पढ़वा ले कि इस पर क्या लिखा है। तूने खुद अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। नकली पेपर हरिया के हाथ में देकर सेठ उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है, जिसके बाद हरिया रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी रास्ते में उसे अपना बंजर खेत नजर आता है, जहां बैठकर वो रोने लगता है। मेरे पास खेत के नाम पर अब बस ये बंजर खेत रह गया है। मेरा उपजाऊ खेत उस सेठ ने धोखेबाजी से रख लिया। मैं क्यों उस झूठे मक्कार आदमी पर विश्वास कर बैठा। उसने इस तरह न जाने कितनों का खेत हड़पा है। मुझे 2 महीने इंतजार करना चाहिए था, न कि उससे उधार लेना चाहिए था। मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। हरिया बैठकर अपनी किस्मत को कोस ही रहा था, तभी एक घायल चिड़िया उसके पास आकर गिरती है, जिसकी आंखों से आंसू और शरीर से खून निकल रहा था। उसे दर्द में देखकर हरिया को काफी बुरा लगा और वो अपने गमछे को फाड़कर उसकी चोट पर बांध देता है। चिंता मत करो नन्ही चिड़िया, मैंने तुम्हारी चोट पर अपना गमछा बांध दिया है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं वहां तुम्हें खाना और अपनी दवाइयाँ दूंगा। मैं एक किसान हूँ, और एक किसान किसी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर हरिया उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है। इसके बाद आशा उस चिड़िया के सामने एक छोटी सी कटोरी में पानी और खाना रखती है, जिसे खाने के बाद चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो हरिया और आशा से कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और मेरा पेट भरा। तुम्हें नहीं पता, पर मेरे आंसू भी बहुत कीमती हैं। वे भी जादुई हैं। जब मैं तुम्हारे उस बंजर खेत पर चोट खाकर गिरी, तब मेरे आंसू की कुछ बूंदें तुम्हारे खेत पर भी गिर गई थी। तुम जाकर अपना बंजर खेत देखो, वहाँ पर हरी भरी फसल हो गई होगी। याद रखना, वो खेत जादू का है, तो अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसा अद्भुत चमत्कार है जी। ये चिड़िया बोल रही है। पर चिड़िया रानी, तुम कहाँ से आई हो? कौन हो? वो जादुई चिड़िया आशा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहां से उड़कर चली जाती है। इसके बाद आशा और हरिया अपने खेत जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनकी बंजर जमीन पर मटर की खेती हो चुकी है। अजी देखिए, हमारी बंजर जमीन पर मटर की खेती हो गई है। उस चिड़िया ने सच कहा था, भगवान कभी भी अच्छों का बुरा नहीं करते। उस सेठ ने हमसे हमारी जमीन छीन ली तो क्या हुआ? देखिए, हमारी बंजर जमीन में हरी भरी मटर की खेती हो गई। हाँ आशा, अब इस छोटे से खेत से ही हम अपनी रोटी बसर चलाएंगे। हरिया और आशा अपनी बंजर जमीन पर मटर की खेती देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोग उनकी बंजर जमीन पर मटर की खेती देख उनसे कहते हैं, अरे भैया, लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तभी तो तुम्हारी बंजर जमीन पर खेती हो गई। आखिर ऐसा क्या किया तुमने इस बंजर जमीन पर? बहन, अगर किसान चाहे तो वो कहीं पर भी खेती कर सकता है। अपनी मटर की खेती देखकर आशा और हरिया दिन रात एक कर देते हैं और मन लगाकर उस खेत की सिंचाई करते हैं। कुछ ही महीनों में मटर के खेत में मटर आनी शुरू हो जाती है। जब हरिया और आशा मटर तोड़कर घर लाते हैं और उसे छीलते हैं, तो वे देखते हैं कि मटर के अंदर सोने के दाने हैं। अरे, ये क्या? ये मटर तो सोने के हैं। लगता है हमारा खेत भी जादुई है, तभी तो हमारे जादुई खेत में सोने के मटर हुए हैं। हाँ आशा, वो चिड़िया सच में किसी भगवान का रूप थी। अब हम इस सोने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे, पर इस सेठ की तरह लालची नहीं बनेंगे। हम गरीबों की मदद करेंगे। हरिया और आशा काफी खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हरिया उस जादुई खेत से सोने के मटर तोड़कर
उसे सुनार के पास बेचने जाता है। पर जब सुनार उस गरीब हरिया के पास सोना देखता है तो उसे काफी हैरानी होती है। हरिया के जाते ही वो सेठ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये गरीब हरिया तो मुझसे भी अमीर हो गया, पर इसके पास इतने सारे सोने के दाने आए कहाँ से? मुझे उस पर नजर रखनी होगी। हाँ मालिक, मुझे भी दाल में कुछ काला लगता है। इसके पास तो अब खेत भी नहीं है। इस गरीब के पास तो 1 लाख रुपए नहीं थे जो अपने घर की मरम्मत करवा सके, और आज मेरी दुकान पर इतने सारे सोने के दाने लेकर आया था। सुनार की बात सुनकर अब सेठ हरिया पर नजर रखता है और देखता है कि हरिया अपने खेत से बातें कर रहा है। आज मैं तुम लोगों को नहीं तोड़ूंगा, मेरे जादुई खेत। जब से तुम मेरी इस बंजर जमीन पर हुए हो, हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। इसलिए बस जरूरत पड़ने पर ही मैं मटर तोड़ता हूँ। और तुम तो जानते हो सोने का भाव कितना ज्यादा है। 10 दाने भी बेच देता हूँ तो भी 6 महीने बैठकर खाता हूँ। अच्छा, तो इस गरीब हरिया के हाथ ये जादुई खेत लग गया है। मुझे इससे इसका जादुई खेत छीनना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। रात होते ही इसके सारे मटर तोड़ दूंगा और सारे सोने के दाने मेरे हो जाएंगे। फिर मैं और अमीर हो जाऊंगा। सेठ दूर से हरिया पर नजर रखता है और सच्चाई का पता चलते ही अपने घर जाता है। अब रात को वो हरिया के खेत जाता है और मटर तोड़ते हुए खुद से कहता है, अगर समुद्र से 1 लोटा पानी कम हो जाए तो किसी को क्या ही पता चलेगा। इतनी हरी भरी मटर की खेत है, आधे से ज्यादा मटर तोड़ लेता हूँ। घर जाकर तो मटर के बदले सोने के दाने ही निकलेंगे। अब तो मुझे लखपति होने से कोई नहीं रोक सकता। सेठ काफी सारे मटर तोड़कर घर लाता है और जब घर जाकर उसे छील कर देखता है तो उसमें से पत्थर निकल रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना भी था कि वो जादुई खेत सोने के मटर देता है। फिर इस मटर में से पत्थर कैसे निकला? सेठ को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब वो अपने खुद के खेत जाता है तो देखता है कि उसका पूरा खेत बंजर हो चुका है और उस पर लगी फसल पत्थर की हो चुकी है, जिसे देखकर काम करने वाले लोग भी बातें बना रहे होते हैं। ये सेठ बहुत लालची है, सही कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इसके दुष्कर्मों का ही फल है जो इसकी फसल पत्थर में तब्दील हो गई। इसने हम लोगों के भी तो खेत हड़पे हैं। चुप करो तुम सब। मेरा खेत पत्थर का कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इस हरिया और उसके जादुई खेत की वजह से हुआ है। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई जादुई खेत नहीं है, वो तो साधारण सा खेत है। मेरे असली खेत पर तो आपने अपना हक जमा रखा है। आप बुरा मत मानना, पर ये आपके लालच का ही नतीजा है। इसलिए कहते हैं लालच करना अच्छा नहीं होता। जो सेठ अपने पैसे पर घमंड करता था और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन हड़पता था, आज उसके साथ इतना बुरा होता है कि गांव वाले भी उस पर हंस रहे होते हैं, जिस वजह से उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। हरिया इसी तरह अपने जादुई खेत के सोने के मटर से अपना और अपनी बीवी का गुजर बसर करता है और साथ ही गरीबों की भी मदद करता है। महादेवपुर में महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी ऋतु और बच्चों अक्षय और रिंकी के साथ रहता था। महेश इस बार छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ जाने की योजना बनाता है। बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, इस बार हम छुट्टियों में पहाड़ों पर चलेंगे। वाह पापा, बहुत मजा आएगा। हाँ, मुझे भी इस बार पहाड़ों पर ही जाना था। तो इसीलिए ही मैंने ये फैसला लिया है। अब तो बहुत मजा आएगा बच्चों, चलो हम तैयारी करते हैं। हाँ चलिए मम्मी, मैं आपको बताता हूँ मैं कौन से कपड़े ले जाऊंगा। हाँ, मैं भी। बच्चे और ऋतु चले जाते हैं। महेश भी छुट्टियों से जुड़ी तैयारियां करने लगता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे रीमा, तुम? हाँ भैया, इस बार बच्चों की छुट्टियां जल्दी पड़ गई तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई छुट्टियां मनाने। बच्चों को लेकर? लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं, अपने पापा के साथ है, सामान लेकर आ रहे हैं। ओह अच्छा, तुम बैठो, मैं ऋतु को बुला कर लाता हूँ। महेश जाकर ऋतु को बताता है कि रीमा आई है बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने। ये सुनकर ऋतु परेशान हो जाती है। रीमा दीदी आई है?
छुट्टियां मनाने? रीमा दीदी फिर आ गई। हम कहीं भी छुट्टियां मनाने जा ही नहीं पाते क्योंकि रीमा दीदी लोग हर साल यहाँ आ जाते हैं। मैं भी क्या करूं, मना तो नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि हम चले जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन उनके बच्चों की छुट्टियां जल्दी पड़ गई और वो जल्दी आ गई। यानी इस बार भी हमारी छुट्टियां बेकार? अभी तो बाहर चलो वरना वो क्या सोचेंगी। महेश और ऋतु रीमा से मिलते हैं। तब तक अक्षय और रिंकी भी आ जाते हैं। बुआ जी, आप कब आए? सागर भैया और दिया कहाँ हैं? दोनों अपने पापा के साथ है, सामान ला रहे हैं। अभी तक नहीं आए हैं। कितना सामान लाए हो? अरे तुम तो जानती हो बच्चों को कितना सामान चाहिए होता है। कितना सामान लाए हैं? खुद ही देख लेना। महेश और ऋतु परेशान थे कि रीमा तो इतना सारा सामान ले आई है। दोनों चिंता में थे कि तभी अक्षय रीमा से कहता है, बुआ, आपको पता है अगले हफ्ते हम लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं घूमने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी चलेंगी? बिल्कुल चलूंगी। हम तो इस बार खुद ही सोच कर आए थे कि पहाड़ों पर जाएंगे तुम सबके साथ। तो क्या आप भी? हाँ बिल्कुल, चलो फिर। जब तुम भी जा रही हो तो एक ही जगह चलते हैं। हम तो नीलगिरी के पहाड़ों पर जा रहे हैं। सुना है वहां के जंगल बहुत खूबसूरत हैं। हाँ बिल्कुल चलो। महेश और ऋतु दोनों ही बहुत खुश थे कि इस बार कम से कम वो बाहर घूमने जा सकते हैं। सब तैयारियों में लग जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है और सब लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। 2 टैक्सी कर और सुबह सुबह निकल जाते हैं घर से। ऋतु, मैं तो इतनी खुश हूँ बता ही नहीं सकती। सतीश से कितनी बार कहती थी कि चलो कभी, लेकिन ये कहीं जाते ही नहीं थे। इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आ जाती थी, लेकिन इस बार तो मैं सोच कर आई थी कि हम सब कहीं तो जाएंगे ही। सही कह रही है दीदी, घर के अंदर ही छुट्टियां कब खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। बच्चे भी बहुत खुश है। हाँ ऋतु, बच्चे खुश तो हम खुश। दीदी, आपने गरम कपड़े भी रखे हैं ना? हाँ हाँ, मैं तो साथ ही लेकर आई थी। और अगर हम नहीं जाते तो फिर इतने कपड़े तो आपके ऐसे ही रह जाते। क्यों रह जाते? मैं खुद निकल जाती पहाड़ों की तरफ। दीदी, आपकी मजाक करने की आदत जाती ही नहीं। बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं चलता और सभी लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो बहुत ठंड होती है। सभी लोग जल्दी से एक होटल करते हैं। रीमा, हमने 2 कमरे बुक किए हैं। एक में महेश का परिवार और दूसरे में हमारा। नहीं फूफा जी, मुझे तो सागर भैया के साथ ही रहना है। हाँ, मुझे भी दिया दीदी के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम चारों को हम कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और हम साथ में रहेंगे तो लोग ज्यादा हो जाएंगे। मम्मी रहने दो ना, हम रह लेंगे, आप चिंता मत करो। बच्चों की जिद देखकर सतीश और महेश मान जाते हैं और फिर रीमा, ऋतु और बच्चे सब एक ही कमरे में रहते हैं और सतीश और महेश दूसरे कमरे में। सब लोग बहुत थके थे, इसलिए खाना खाकर सो जाते हैं। रात गहराने लगती है। सागर को प्यास लगती है और वो उठता है और पानी पीता है। पानी पीते पीते वो खिड़की की तरफ देखता है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो रोशनी उसे बहुत अलग लगती है। फिर वो रीमा को उठाता है। मम्मी, मम्मी उठो। क्या हुआ सागर, सुबह हो गई क्या? मम्मी, सुबह नहीं हुई, लेकिन उठो, आपको कुछ दिखाना है। क्या है? वो देखो, खिड़की से दूर कुछ चमक रहा है। क्या है सागर, क्या चमक रहा है? अरे तुम इस चमक की बात कर रहे हो? ये तो किसी घर या होटल की लाइट होगी जो चमक रही है। मम्मी, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आप ध्यान से देखो, वो चमक कुछ अजीब हरकत करती दिखेगी। रीमा ध्यान से देखती है। अब उसे भी सागर की बात सही लगती है। हाँ सागर, सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ अजीब लगा। मैं ऋतु को उठाती हूँ। ऋतु, ऋतु उठो। क्या हुआ दीदी? क्या? सुबह दिखाना, अभी सोने दो। उठो ऋतु, सुबह नहीं दिखेगा। ऋतु भी उठकर देखती है और उसे भी वही सब दिखता है। किसी की कुछ समझ नहीं आता और अगली सुबह उसके बारे में होटल वालों से पता करने की बात सोचकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह, ऋतु, रीमा दीदी, अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए? चलिए जल्दी करिए, इससे पहले कि गाड़ियां ना मिले। लेकिन हम तो अपनी टैक्सी लाए हैं ना। हमें जहां जाना है ना, वहां ये टैक्सी नहीं चल पाएगी। ठीक है, हम अभी तैयार होते हैं। सभी तैयार होकर नीचे आते हैं।
ऋतु वहाँ के स्टाफ से पूछती है उस चमक के बारे में, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। हर कोई यही कहता है कि उसके बारे में बेहतर है कि ना ही जानो और वहाँ जाना भी मत, परेशान होगी। अब सबको लगता है कि उन्हें खुद चलकर ही उस जगह को जानना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। आप सभी लोग अपना जरूरत का सामान रख लें। अब हम घूमने के लिए निकल रहे हैं और उसी जगह पर जाएंगे जो चमक रही थी। हमने सब सामान रख लिया है, अब चलिए। मैंने गाड़ी बुक कर दी है, आती ही होगी। पापा, ड्राइवर को तो पता ही होगा उस रोशनी के बारे में, उसी से पूछ लेंगे। पता होगा तो वो खुद ही बता देगा। पापा, रिंकी और मैं साथ बैठेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बैठ जाना। गाड़ी आ जाती है, सभी लोग बैठते हैं और चल पड़ते हैं। आज पहली बार वो लोग पहाड़ों पर आए थे। उनकी खूबसूरती देखकर उनकी आंखें चमक रही थी। अब वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे। तभी ऋतु बोलती है, ड्राइवर भैया, हमने कल अपने होटल की खिड़की से दूर की पहाड़ी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। आप बता सकते हैं वो क्या था और क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हो? ओह, तो आपने भी वो देखा? आपने भी मतलब? खिड़की पर जो भी जाएगा उसको तो दिखेगा ही। मैडम जी, वो एक कटहल का खेत है। कटहल का खेत? कटहल के पेड़ से ऐसे चमक तो हमने कभी नहीं देखी। देखिए बाबूजी, हमने आपको बताना था, बता दिया। वो एक जादुई खेत है। अब आपके ऊपर है, यकीन करो या ना करो। हमें तो तभी यकीन आएगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे। तुम हमें ले चलो वहाँ पर। अब आप वहां जाना ही चाहते हैं तो मैं ले चलूंगा, लेकिन मैं दूर ही रहूंगा। आपको थोड़ा पैदल चलकर जाना पड़ेगा। ड्राइवर उन्हें उस पेड़ से कुछ दूरी पर छोड़ देता है और सावधान करता है कि खेत में किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो एक जादुई खेत है। सभी लोग पैदल उस खेत तक पहुंचते हैं और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, उसकी चमक देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो सच में चमकता है। मैंने पहली बार ऐसा खेत देखा। इसके कटहल कितने चमकदार हैं। वो ड्राइवर सही कह रहा था, ये जादुई है। ये कितना सुंदर है और कितना चमक रहा है। दिया, पीछे जाओ, इतनी रोशनी आंखों के लिए ठीक नहीं। ये बहुत ही अद्भुत है। अब हमें चलना चाहिए, हमें देखना था, देख लिया, अब चलो सब। सभी लोग वापस आ जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर सागर, 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 सागर कहाँ है? और रिंकी का भी पता नहीं। ये दोनों कहाँ चले गए? जल्दी से ढूंढो महेश, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। वहीं चलकर देखना होगा, कहीं वो दोनों डर ना रहे हों अकेले में। सभी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन सागर और रिंकी पेड़ के आसपास भी नहीं दिखते। तभी रिंकी की आवाज आती है, पापा, मम्मी। आवाज तो ऊपर से आ रही है। ओह, रिंकी और सागर। बच्चों, तुम दोनों कटहल का फल कैसे बन गए? मम्मी, दिया जिद कर रही थी कि उसे चमकता हुआ कटहल चाहिए, इसीलिए मैं पीछे रुक गया और रिंकी ने भी साथ में रुकने की जिद की। हमने वो कटहल तोड़ा और फिर हम यहाँ पेड़ पर लटक गए और कटहल बन गए। अब हम ठीक कैसे होंगे? सभी रोने लगते हैं और कोसते हैं कि वो क्यों आए वहाँ। तभी एक पेड़ से आवाज आती है, तुम इंसानों को समझाया जाता है लेकिन मानते नहीं हो। हमें तो एक बुरे आदमी ने अपने मनोरंजन के लिए जला दिया था, लेकिन एक साधु ने हमारी रक्षा की और वरदान दिया कि आज के बाद हमें जो नुकसान पहुंचाएगा उसका नुकसान होगा। तुम सबको उस ड्राइवर ने समझाया था दूर रहने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं है। हम बड़ों ने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। लेकिन सागर, ये तो बड़ा है, क्या बड़ों की बात मानना नहीं सिखाया? ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चों से गलती हुई, लेकिन अब हमारी मदद करो, बच्चों को वापस पहले जैसा कर दो, हम विनती करते हैं। ठीक है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक झील है, वहां जाओ, उस झील का पानी लाओ और अपने बच्चों पर छिड़को, बच्चे पहले जैसे हो जाएंगे। महेश और सतीश झील से पानी लाते हैं और सागर और रिंकू पर छिड़कते हैं और बच्चे अपने रूप में वापस आ जाते हैं। कटहल का पेड़ उनको कहता है कि लोग प्रकृति की कीमत नहीं समझते, इसलिए उन्हें भुगतना होता है। सभी लोग उस जादुई खेत को धन्यवाद देते हैं और माफी मांगते हैं और भविष्य में प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने का वादा करके चले जाते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों पिंकी और मुन्ना के साथ रहता था। गांव में सबको पता था कि रामलाल बहुत मेहनती है, लेकिन जमीन कम और सूखा ज्यादा होने की वजह से फसल मुश्किल से निकली। आज आप फिर बाजार से खाली हाथ आ गए, भला ऐसे कब तक चलेगा?
हाँ गौरी, सब्जी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास उन्हें खरीदने के भी पैसे नहीं है। ना जाने इस महंगाई में हम गरीबों का क्या होगा। बाबा, कल तो मुन्ना ने कहा था कि उसे बैंगन की सब्जी खानी है। मुन्ना को बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ, वो गोल गोल पीले पीले बैंगन जो बहुत पहले खाए थे, वो खाने का दिल कर रहा है। रामलाल और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते थे कि बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करना उनके लिए मुश्किल है। एक दिन रामलाल खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ रामलाल? बेटा बहुत थके हुए लगते हो, क्यों परेशान हो? रामलाल ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। रामलाल को फिर से आवाज आई। अरे इधर देख, मेरी तरफ, इस पीले बैंगन के पेड़ की तरफ। रामलाल पीले बैंगन के पेड़ की तरफ देखता है। क्यों परेशान है? शायद मैं तेरी समस्या का हल ढूंढ लूं। ये बताओ कि तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा जो बोल भी सकता हो। क्या तुम कोई भूत हो? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं बस एक जादुई पेड़ हूं। मैं उसकी मदद करता हूं जो सच्चा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, और पूरे गांव में सिर्फ तुम ही मुझे ऐसे लगे। तो बताओ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं, खेती में कुछ बचता ही नहीं। बच्चों के लिए भी अच्छे कपड़े और खाना जुटाना मुश्किल है। मेरा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। कभी कभी तो लगता है ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम अगर मर भी गए तो बताओ तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम तो इस मुसीबत से बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा? पेड़ की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ जाता है और रोने लगता है, और रोते हुए पेड़ से कहता है। तो फिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें इस पेड़ पर पीले गोल सुंदर बैंगन दिखाई दे रहे हैं? रामलाल पेड़ पर ध्यान से देखता है। उसे बैंगन दिखते हैं। बैंगन तो जमीन में उगते हैं, पेड़ पर थोड़े ही लगते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे ऊपर तो बैंगन दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं एक जादुई पेड़ हूं। इसीलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे ऊपर जो तुम्हें बैंगन दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे और किसी को नहीं। इसीलिए रोज एक बैंगन तोड़कर अपने घर ले जाना, इसकी सब्जी बनाना और परिवार के साथ खाना। लालच मत करना, रोज केवल एक ही बैंगन तोड़ना। चलो मान लिया कि रोज एक बैंगन ले जाकर मैं अपने परिवार के साथ खा भी लूं, तो इससे क्या होगा? क्या मेरे जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? जब तक विश्वास नहीं करोगे चमत्कार नहीं होगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना पेड़ रूठ जाएगा। रामलाल ने पेड़ की बात मान ली और एक बैंगन तोड़ लिया। देखो पिंकी, मुन्ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। पिंकी और मुन्ना दौड़कर बाहर आते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा और सुंदर पीला बैंगन। क्या बात है, मतलब आज घर में मुन्ना की पसंद का बैंगन बनेगा। अरे, ये बैंगन कहाँ से ले आए? क्या किसी ने आज की मजदूरी का इनाम दिया? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस बैंगन की सब्जी बनाओ और साथ में बैठकर खाते हैं। ठीक है, रोटी तो बन ही चुकी है और आज आटा खत्म है। सब्जी बना देती हूँ, फिर देखते हैं कल से क्या होगा। मुश्किलें है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गौरी खाना बना देती है और उसी बैंगन की सब्जी के साथ पूरा परिवार खाना खाता है। थोड़ी देर बाद ही गांव का मुखिया रामलाल के लिए एक काम लेकर आता है और उसे अच्छे पैसे देने की बात करता है। रामलाल, मेरे खेतों में काम करेगा? एक दिन का 1000 रुपए दिहाड़ी दूंगा। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। काम की तलाश तो बहुत दिनों से है। एक दिन का 1000 रुपए, ये तो बहुत अच्छा है। हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा। एक दिन बैंगन खाने से ही रामलाल को काम मिल गया। अगले दिन जब शाम को आते हुए रामलाल फिर से उसी पेड़ का बैंगन तोड़कर लाया तो वो बहुत खुश था। लो गौरी, आज फिर से बैंगन की सब्जी बना लो। आज भी बैंगन? क्या सच में अब हमारे घर में रोज रोज बैंगन बनेंगे? हाँ तो क्या हुआ, कुछ भी ना बनाने से तो अच्छा ही है कि बैंगन ही बन जाए। पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हें एक बात बतानी है। गौरी खाना बनाती है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जब मुन्ना और पिंकी सो जाते हैं तो रामलाल गौरी से कहता है। 2 दिन पहले जब मैं खेत से आ रहा था तो मेरी एक पेड़ से बात हुई। जादुई पेड़? पागल हो गए हो क्या? ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जो बात भी करे। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन से जो बैंगन में ला रहा हूं वो उसी पेड़ के हैं। पेड़ ने कहा था
बैंगन खाते जाओ और अपनी समस्या का समाधान पाते जाओ। क्या सच बोल रहे हो? हाँ, पहले दिन बैंगन खाते ही मुखिया जी ने काम पर बुला लिया। जहां सब 200 रुपए दिहाड़ी देते हैं, मुझे 1000 रुपए दिहाड़ी देने की बात कही। ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो फिर ज्यादा से ज्यादा बैंगन लाओ, रोज पकाकर खाते हैं। नहीं नहीं, पेड़ ने कहा है कि रोज बस एक बैंगन तोड़ना और ज्यादा लालच मत करना। इसी तरह से रामलाल रोज एक बैंगन लाता और पूरा परिवार बैंगन की सब्जी खाता। धीरे धीरे रामलाल और गौरी की सभी मुश्किलें दूर हो गई और रामलाल एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन धीरे धीरे जादुई पेड़ की बैंगन की खबर गांव में फैल गई। सब लोग रामलाल के घर आने लगे। कुछ लोग खुश होकर दुआ देते, लेकिन कुछ के मन में ईर्ष्या भी जागने लगी। अरे रामलाल, हमें भी एक बैंगन दे दो, अपनी बीवी बच्चे को खिला दूं। बैंगन? कौन सा बैंगन दे दूं? किस बैंगन की बात कर रहे हो? अरे वही बैंगन जिसके बारे में तुम्हारे बच्चे पिंकी और मुन्ना बता रहे थे। सुना है रोज बैंगन खाने से तुम अमीर होते जा रहे हो। अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। तुम भी बच्चों की बातों में आ गए। बैंगन खाने से भी भला कोई अमीर होता है? हरिया रामलाल की बातों में हाँ मिलाकर वहां से चला जाता है। लेकिन एक शाम हरिया रामलाल का पीछा करता है और रामलाल को एक पेड़ से बैंगन तोड़ते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये वो पेड़ है जिसके तुम बैंगन तोड़ते हो। लेकिन मुझे तो बैंगन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा करो, तुम अपने लिए दूसरा बैंगन तोड़ लो और मुझे अपना वाला बैंगन दे दो। नहीं नहीं, ये बैंगन मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए है। एक दिन में बस एक ही बैंगन तोड़ सकते हैं और ये एक जादुई पेड़ है जिसके बैंगन सिर्फ मुझे दिखाई देंगे और किसी को नहीं। हरिया रामलाल से हाथापाई करके वो बैंगन छीन लेता है, लेकिन तभी वो बैंगन गोबर में बदल जाता है। अरे छी छी छी, बैंगन गोबर में कैसे बदल गया? सारा मूड खराब हो गया। तभी बैंगन का पेड़ अपनी डाल से हरिया को पीछे से मारता है। अरे बाप रे, मेरे पीछे से किसने मारा? भूत भूत भूत! हरिया वहां से भाग जाता है। रामलाल हंसता है। कुछ समय बाद गांव का लालची आदमी भोंदूराम आया। रामलाल, ये पेड़ मुझे बेच दो, जो दाम बोलोगे दे दूंगा। माफ कीजिएगा, ये भगवान का दिया वरदान है, इसे मैं बेच नहीं सकता। भोंदूराम ने मन ही मन सोचा कि वो रात में चुपके से पेड़ उखाड़ लेगा। उस रात जब वो पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ से अचानक दर्जनों बैंगन टूटकर उसके ऊपर बरसने लगे। अरे बाप रे, ये पेड़ तो जिन निकला। एक दिन गांव में मेले का समय आया और रामलाल के मन में लालच आ गया। क्यों ना बैंगन बेचकर पैसे कमाए जाएं? रामलाल ने बैंगन बेचने शुरू कर दिए। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन पेड़ के सारे पत्ते मुरझा गए और रामलाल को भी बैंगन दिखने बंद हो गए। धीरे धीरे वो फिर से गरीब होने लगा। उसके सारे काम बिगड़ने लगे। सुनो जी, पेड़ ने कहा था ना कि लालच मत करना। पेड़ नाराज हो गया। जब सब अच्छा चल रहा था तो और लालच करने की क्या जरूरत थी? रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफी मांगी। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और पहले से ज्यादा बैंगन देने लगा। अब तुम अमीर हो गए हो। तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब तुम दूसरे लोगों की मदद करो। गरीब लड़कियों की शादी करवाओ। मजदूर लोगों को काम दिलाने में मदद करो। गरीबों के घर राशन पहुंचाओ। जब तक तुम बांटते रहोगे, मैं तुम्हें कभी खाली नहीं होने दूंगा। रामलाल ने पेड़ की बात मान ली। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। रामलाल का घर खुशियों से भर गया और उसने कभी लालच नहीं किया। पापा, ये पेड़ तो सच में सोने से भी कीमती है। इस पेड़ ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। हाँ बेटी, क्योंकि असली सोना तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। दौलत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। लालच इंसान को खाली कर देता है, लेकिन दान और प्रेम जीवन को अमीर बनाता है। अब हम इतने अमीर हैं कि गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोल सकते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा, ये तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, मैं मुखिया जी से बात करके गांव में एक स्कूल भी खुलवा देता हूँ। पैसा सारा हम लगाएंगे, लेकिन मुखिया जी की मदद भी तो लगेगी। अगले दिन मुखिया जी से बात करके रामलाल गांव में ही स्कूल खोलने की घोषणा कर देता है। गांव वालों, गांव में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। पढ़ना, लिखना और समझदार होना जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, जल्दी से जल्दी गांव में एक अस्पताल भी खुलेगा, ताकि गांव के किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े।
गांव के सभी लोग तालियां बजाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। वाह रामलाल, तुमने तो अपनी अमीरी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी, बल्कि अपनी इस अमीरी से पूरे गांव का भला कर दिया। अमीरी का मतलब यही होता है मुखिया जी, जब भगवान आपको इस लायक बनाए कि आप दूसरों की मदद करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। इससे बड़ी अमीरी कुछ भी नहीं। गांव में अब हॉस्पिटल और स्कूल है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ खेत में जाकर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद भी कहता है।